हेलो, मैं पुष्पा पालकर ठाणे महानगर पालिका वर्चुअल क्लासरूम में आप बच्चों का सबका स्वागत है। आज हम छापा ये जो कविता है, इनके लेखक है ओम प्रकाश आदित्य। इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, छापा छापा यानी कि छापा कहाँ पड़ता है? जहाँ पर कोई गलत काम होता है, या जैसे बोलते हैं इनकम टैक्स वाले, आयकर विभाग वाले, जैसे जकात कर, मतलब जहाँ पे कोई चोरी से या छुपा कर धन, अर्जित किया हुआ धन या मिला हुआ धन, उसको छुपाया जाता है। तो उस धन का, जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो ईडी एक नई संस्था निकली है कि जो आयकर टैक्स वालों की है। तो वो जो संस्था है वो ऐसे ही छापा मार के उस व्यक्ति से, या तो किसी किसी का भी होगा वो, तो वहां से वो ढूंढ के निकालते हैं कि ये चीज आपने कहाँ से खरीदी, कब खरीदी, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपकी तो मिल्कियत इतनी ही है, आपकी जमीन इतनी है, तो फिर आपके पास ये इतना सारा ढेर सारा पैसा कहाँ से आया। तो इस तरह से जो वो ढूंढ कर निकालते हैं, छापा। तो ये जो कविता है ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखी है। हम इनका परिचय देखेंगे। देखिए बच्चों, इनका जन्म हुआ है 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में, और इनकी मृत्यु हुई है 2009 में भोपाल मध्य प्रदेश में। इनके परिचय के बारे में क्या कहा जाए तो ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र का तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। पारखी यानी कि वो हर चीज को, हर परिस्थिति को, हर वस्तु को, हर इंसान को, हर परिस्थिति का मोल जानते थे कि ये क्या है, इस पर कौन सा विवरण, कौन सा भाषण और कौन सा वाक्य होना चाहिए, इसके वो बहुत अच्छे से पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्यों के पुरोधा थे। हास्य व्यंग्य के पुरोधा यानी कि मुख्यतम थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि उनके प्रसिद्ध हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स, आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। मतलब वो जो आयकर वालों को किसी ने जानकारी दी, आयकर वाले तभी आते हैं जब कोई उनको जानकारी देता है, कोई टिप्पणी देता है कि आप जरा देखो, ये लोगों ने इतना पैसा कहाँ से खरीदा है, इन लोगों ने इतनी जमीन, इतनी बिल्डिंगे, इतना सारा धन इनके पास कहाँ से आया है। तो जब कोई किसी को टिप्पणी देता है उन व्यक्ति के बारे में, तभी आयकर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। तो पहले मैं आपको एक कविता पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद हम इसका अर्थ, भावार्थ, तात्पर्य और संदेश हम जानेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। ओके, आप सुनना है, ठीक से सुनिए। देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए
तो तुम ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है, मुद्रा कहाँ है? मैं लरज कर बोला, मैं क्या बोला? मैं लरज कर बोला। नेक्स्ट करो आगे। मैं लरज कर बोला, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्रा है, आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोइयों की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। नेक्स्ट। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, फिर सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए ना। इस तरह से उन्होंने इस कविता में जो अपनी करुणा का भाव लिखा है, गरीबी को बयान किया है, तो उसको अभी हम अध्ययन करेंगे। जरा पहले वाला दिखाओ फिर से सर जी, पहला वाला कविता। हाँ हाँ, बस ओके। देखिए बच्चों, मेरे घर छापा पड़ा। मेरे घर मतलब जहां मैं रहता हूँ वहां पर छापा पड़ा। जो इनकम टैक्स वाले लोग होते हैं वो लोग आए, दरवाजा खोला, अंदर घुस गए। वो लोग तो कैसे भी घुस जाते हैं घर पे, वो देखते नहीं है, उनको तो पूरा आदेश होता है हर घर छानबीन करने का। जमीन तक खोद देते हैं। अलमारी तो अलमारी खोलते खोलते हैं, अलमारी के अंदर अगर दीवार है उस दीवार को भी फोड़ देते हैं। बाथरूम होता ना, बाथरूम, वो बाथरूम को भी तोड़ देते हैं। अगर उनको सूचना मिल गई कि इनके घर में इतना धन है, ये अर्जित किया हुआ नहीं है, तो इनका ये चोरी से कमाया हुआ धन है, अगर उनको ये सूचना मिल गई तो वे वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में अभी वो ईडी संस्था निकली है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, वो बहुत बढ़िया काम करती है। तो उसी के आधार पर अपनी ये कविता भी है, छापा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। अभी वो लेखक तो गरीब है, इसलिए वो खुद पर ही व्यंग कर रहे हैं कि छोटा नहीं बहुत बड़ा छापा पड़ा। देखिए कैसा छापा पड़ा। वे आए, वे आए, वे मतलब आयकर विभाग वाले आए। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? अभी लेखक ने उसका दूसरा अर्थ निकाला। जैसे हम अर्थ और व्यंगार्थ ऐसे बोलते हैं। मान लीजिए अभी छोटा बच्चा है, तो वो अगर अपनी माँ को बोलेगा कि माँ माँ फुगा फुगा, माँ माँ बलून फुगा फुगा, माँ फुगा, माँ फुगा वाला आया, माँ माँ फुगा वाला आया, तो वो अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहता है
कि फुगा वाला आया है करके, बरोबर। वो क्या चाहता है कि मेरी माँ ने मुझे फुगा लेकर देना चाहिए, इसलिए वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ माँ फुगा वाला, माँ माँ फुगा वाला। तो वो जो व्यंग्यार्थ है और वे उसमें जो लक्षणार्थ है और अर्थ है, ये शब्द और वाक्य का हमें समझ में आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि स्कूल की घंटा बज गई, तो स्कूल की घंटा बज गई यानी कि या तो स्कूल भर गया, या तो स्कूल छूटा है, या तो प्रार्थना की घंटी बज गई, या तो हमारे जो खाने की मिडिल की छुट्टी होती है वो घंटी बज गई। तो स्कूल की घंटी बजी, इसमें ये जो अर्थ लिखे पड़े हैं वो अर्थ हमें समझने चाहिए। जैसे बोलते हैं कि कंपनी का भोंगा बज गया, बराबर है। तो कंपनी का भोंगा बजा यानी कौन सा बजा है कि अभी कामगार लोग सब कंपनी के अंदर आएंगे, या अभी कामगार लोग सब छूटने वाले हैं, या कामगार लोगों का खाने का वक्त हो गया है, इस तरह से। तो कंपनी का भोंगा बज गया, ये हुआ वाक्य। इसका सरल अर्थ है कि भोंगा बजा है, लेकिन इसका जो लक्षणार्थ व्यंग्यार्थ क्या है कि वो या तो खाने की छुट्टी बजी है, या तो फिर छूट गए हैं, या तो वहां पर कुछ कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है इसलिए भोंगा बज रहा है, इस तरह से सायरन बज रहे हैं, इस तरह से। तो इसमें कवि बोल रहा है कि सोना कहाँ है। आयकर वाले पूछ रहे हैं सोना, सोना यानी कि गोल्ड, गोल्ड सुवर्ण। लेकिन लेखक उसका क्या अर्थ निकालता है, नींद। क्या अर्थ निकालता है लेखक, नींद। और क्या बोलता है, क्या जवाब देता है लेखक, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। क्योंकि वो लेखक है, वो जब लिखने को बैठते हैं तो रात दिन दोपहर शाम कुछ नहीं देखते, उनको कोई पहर को कोई मतलब नहीं रहता है। बस उनकी कलम और उनकी कॉपी, वे लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। तो इस तरह से वे जब लिखते जाते हैं तब रात दिन तक वो जागते रहते हैं और उनको नींद नहीं आती है। इसलिए वे बोलते हैं कि मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से मैं सोया नहीं हूं। वे रोश में आकर बोले, रोश में मतलब गुस्से में, रोश में आकर मतलब गुस्से में। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शब्द के अर्थ लिखे हैं। रोष गुस्सा, अर्जित कमाया हुआ धन, अर्थ पैसा, कनस्तर टीन का पीपा, हाँ, और तख्त लकड़ी की बड़ी चौकी या लकड़ी का बड़ा बाग। ओके, आगे देखिए। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। गुस्से में आकर क्या बोला उन्होंने कि सोना चाहिए हमें, सोना, किधर है सोना। तो लेखक ने वापस उसका दूसरा अर्थ क्या बताया क्या बोले, सुंदर अक्षर से जोड़ते हैं। क्या बोले, सुंदर अक्षर में मेरी जो लिखावट है वो क्या है, सुंदर सोने के अक्षर के जैसे है, सोने के मोती के जैसे है। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में लिखे हैं, काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। क्या बोले लेखक कि सुवर्ण मैंने अपने अक्षर में अपने काव्य में बिखेरे हैं। मतलब मेरी जो लिखावट है, मैं जब लिखता हूं तो वो जो अक्षर आप देखोगे या पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस अक्षर के पीछे या इस अक्षर के बावजूद ये सोना बेकार है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो वो जो उनका अक्षर है, उनकी जो काव्य रचना और उनका जो अक्षर है वो सोने से भी बढ़कर है। इतना उनको अपनी काव्य पर, अपनी कविता पर, अपने लिखावट पर और अपनी सोच पर इतना उनको प्यार भरा गर्व है। ऐसा गर्व नहीं, प्यार भरा गर्व। और वो क्या बोलते हैं कि सुवर्ण मैंने अपने काव्य, काव्य यानी के कविता, काव्य यानी क्या, कविता। काव्य यानी कविता, कि मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। जो मैंने काव्य में लिखा है, वो लिखा हुआ मेरा जो स्वर्ण है वो मैं आपको कैसे दे दूं। मतलब वो स्वर्ण यानी कि सोना मांग रहे हैं, गोल्ड, बरोबर। और लेखक बोल रहे हैं क्या, सोना यानी कि नींद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लेखक,
सोना यानी के नींद बोल रहे हैं। आगे देखिए, वे झुंझला कर बोले। झुंझला कर यानी चीड़ कर। झुंझला कर, झुंझला कर यानी चिढ़ कर। उनको उनको बहुत चिढ़ आ गई। झुंझला कर यानी चिढ़ कर। क्या बोले चिढ़ कर वो? तुम समझे नहीं। क्या बोले? तुम समझे नहीं। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत और अधिकृत। अनधिकृत, अनधिकृत, अनधिकृत और अधिकृत। अधिकृत यानी कि कायदे से और अनधिकृत यानी कि बेकायदे से। बेकायदे से और अधिकृत यानी कि लॉ के अनुसार, कायदे से। ओके, तो वे बोल रहे हैं कि अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्जित अर्थ यानी कि कमाया हुआ धन। कि आपने अनधिकृत से अपने जो धन कमाया है वो हमको आप दिखाइए। अभी वो सब कमिश्नर है, पुलिस वाले लोग हैं, आयकर विभाग वाले तो अपने सामान्य पुलिस लोगों से भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं। उनकी तो नॉर्मल यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जो उनका बात करने का जो तरीका होता है और जो सवालों की जो छतरी मारते हैं ना, झड़ी मारते हैं, तो सामने वाले के पूरे होश उड़ जाते हैं। तो वो पूछते हैं उनको अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ, अभी अर्थ यानी कि पैसा। अर्थ यानी क्या? पैसा। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नवी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। क्या बोलता है लेखक? उनको उनकी गरीबी पर इतना प्यार भरा गर्व है कि वे बिल्कुल डरे नहीं कि बाप रे, मैं तो गरीब हूं, फिर भी ये लोग मेरे घर में सब ये छापा मारने के लिए आए हैं। वे डरे नहीं। वो क्या बोले कि अर्जित अर्थ कहाँ है? मुस्कुराकर क्या बोले? अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अभी कविता में जो नया अर्थ है वो ढूंढने के लिए पहले तो उनको कविता पढ़नी पड़ेगी। कविता पढ़कर उसका अर्थ समझना पड़ेगा, और अगर अर्थ समझ में आया भी तो वहां पर पैसे तो नहीं मिलेंगे। बराबर? आगे देखिए, वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? अब यहाँ पर कड़क कर, भड़क कर, मुस्कुरा कर, झुंझला कर, ये जो शब्द दिए हैं वे हमें युग्म शब्द के लिए लिखे जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। क्या बोले? मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, यानी कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, देखिए मेरे सब बाल पक गए हैं। इस तरह से वो उनसे बातें करते हैं। मतलब वे उनको गुस्से से झुंझला कर, उद्भ्रांत होकर, मतलब कड़क कर बात करते हैं, और लेखक हंसकर बात करते हैं। हर बात का जवाब वे काव्यात्मक ढंग से, लक्षणार्थ के रूप से, व्यंग्यार्थ के रूप से देते हैं। देखिए किस तरह से देते हैं। वे भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले। उद्भ्रांत, हैरान होकर। उद्भ्रांत यानी कि हैरान होकर। उद्भ्रांत होकर, हैरान होकर। ओके, हैरान होकर बोले। बाद में आपने सब वीडियो पॉज करके लिख लेना है अपनी कॉपी में। उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? क्या बोले आयकर वाले, छापा कर डालने वाले जो आए हो, क्या बोले? यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? तुम्हारे नोट, पैसा, धन, अर्थ। देखिए कितने शब्द आए हैं। नोट, पैसा, अर्थ, धन। पैसों के लिए कितने शब्द आए। ठीक है, आगे देखिए। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। लेखक ने देखो उस नोट शब्द का क्या अर्थ निकाला। अभी हम लोग जब बच्चे बोलते हैं तुमने परीक्षा का नोट तैयार किया, ये तुमने उस पाठ का नोट तैयार किया, तुमने उस प्रश्न उत्तर का नोट तैयार किया। नोट यानी कि टिप्पणी।
बराबर। नोट यानी के टिप्पणी। लेकिन लेखक छापा डालने वाले जब बोलते हैं कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं, मतलब पैसे कहाँ हैं, तो ये साहब क्या बोलते हैं कि जब परीक्षा को 1 महीना रहेगा तब मैं क्या करूंगा, अपनी नोट तैयार करूंगा। नोट यानी के पैसा, नोट यानी के पैसा। देखिए नोट, नोट के लिए कितने शब्द आए हैं, देखिए तो आपकी कॉपी में। नोट, पैसा, धन, अर्थ, और हम लोग क्या बोलते हैं, मनी, बरोबर। तो लेखक बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे नोट कहाँ है, तुमने कहाँ पर पैसे दबा के रखे हैं, बिस्तर में रखे हैं, कपाट में रखे हैं, तुम्हारे अलमारी में रखे हैं, या तुम्हारे बाथरूम में रखे हैं, या तुम्हारी छत के अंदर रखे हैं, कहाँ रखे हैं, नोट कहाँ रखे हैं। अभी ये तो बेचारा गरीब है, जो लेखक है वो क्या है, गरीब है। उनके पास नोट रखने के लिए क्या, जहाँ पे रखते हैं वैसी चीजें ही नहीं है, जो भौतिक सुविधाएं होती है वो उनके घर में नहीं है। तो कहाँ ढूंढेंगे। अगर अच्छा वाला कबाट होगा, या अच्छा वाला बेड होगा, या कोई अच्छे से बर्तन वर्तन होंगे, तो कहाँ रखेंगे। एक बार मैंने देखा था, एक वीडियो में देखा था यूट्यूब में, कि जो हमारा गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, उस गैस सिलेंडर को बीच में से काट कर उसके अंदर सब सोना, पैसा, हीरे मोती, चांदी सब रखा था। और फिर उसको अच्छे से, उस गैस सिलेंडर को ऊपर का हिस्सा लगाकर अच्छे से उसको सेलो टेप से वो कर दिया था, लगा दिया था। तो देखने वाला क्या देखेगा, अरे ये तो गैस सिलेंडर है, ऐसा सोचेगा। लेकिन जो आयकर विभाग वाले आए थे, वो सब कैसे थे, बहुत चाणाक्ष थे। उनमें से कोई एक लेडी थी, तो वो, उसकी नजर उस सिलेंडर पर पड़ी, तो वो सोचती है कि इसको सेलो टेप क्यों लगाया गया है, मतलब वो जो व्हाइट वाला सेलो टेप होता है, सेलो टेप, वो इसको क्यों लगाया। इसलिए वो ऐसा, वो सेलो टेप निकालती तो निकल जाता है, तो फिर वो उसको ऐसा हाथ लगा के ढकेल देती है, तो खुल जाता है। तो उसमें, उस सिलेंडर में पूरा का पूरा सोना, चांदी, पैसा, नोट सब होता है उसमें। पूरा घर झाड़ देते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलता है। लेकिन कहाँ मिलता है वो सोना, उनके सिलेंडर में। कहाँ मिलता है, सिलेंडर में। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो सोना ऐसी ऐसी जगह पर छुपाते हैं। अनधिकृत कमाया हुआ धन कैसे छुपाते हैं, आगे देखिए, ध्यान दीजिए। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, लरज कर यानी के ऐसा काप कर बोला, डरते हुए, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। क्या बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अभी मुद्रा, मुद्रा यानी के पैसा, मुद्रा यानी के क्या, पैसा। देखिए 9 पैसे के लिए कितने शब्द आए हैं, मुद्रा, मुद्रा यानी कि पैसा। और दूसरा अर्थ है मुद्रा यानी के चेहरे के हाव भाव। मुद्रा यानी के चेहरे के हाव भाव। जैसे नवरस होते हैं ना, नवरस मतलब गुस्सा, प्यार, हास्य, व्यंग, तपन, लालिमा, ज्वाला, ऐसे सब जो नवरस होते हैं, तो वो जो मुद्राएं होती है वो अलग होती है। और मुद्रा पैसे को भी कहते हैं। पुराने काल में, पुराण काल में पैसे को मुद्रा कहा जाता था। तो लेखक बोलते हैं, वे गरज कर बोले, कौन, आयकर वाले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। और लेखक क्या बोले, गरज कर क्या बोला लेखक, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। क्या बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जो आयकर विभाग वाले आए थे, 2-4 जन होंगे, वो आए थे, वो खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। क्योंकि सब लोग सब जगह ढूंढ कर थक गए, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो एकदम परेशान हो गए, अभी क्या किया जाए। तो उसमें से एक जन उनके शयन कक्ष में घुस गया।
फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बेडरूम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बेडरूम। तो वो बेडरूम में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। फटे हुए तकिए की रुई, जो उनकी तकिया था, जो तकिए पर जो सोते थे, उसकी वे रुई नोचने लगे कि इस रुई के अंदर कुछ सोना चांदी, कुछ नोट मुद्राएं, कुछ पैसे, कुछ मिलेंगे। इसलिए वो उसमें ढूंढने लगे। लेखक को बड़ा दुख लगा कि यह तो मैं गरीब हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, और मैं गरीब होने के बावजूद ये लोग मेरे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत बुरा लगा उन्हें। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। टूटी अलमारी, अलमारी यानी के कपाट, अलमारी यानी क्या, कपाट। टूटी हुई अलमारी को खोला। अलमारी यानी, अलमारी यानी के कपाट। कपाट बोलो, आप कब्बड़ भी बोल सकते हो, है। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पिंपियों को, पिंप, हम लोग मराठी में पिंप बोलते हैं, उसको ड्रम भी बोलते हैं। हाँ, पीपियों को टटोला, जैसे मराठी में बोलते हैं पिंप, और हम लोग ज्यादातर ड्रम बोलते हैं, ड्रम। ओके। तो उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। टटोला यानी के ढूंढा। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक यानी के बच्चों के मिट्टी का बर्तन, पैसे जमा करने का बर्तन। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखिए फिर से, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोइयों की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। सब में क्या मिला, एक ही तत्व खाली। तत्व खाली यानी के वास्तविक स्थिति, यथार्थता, वास्तविकता। क्या मिला उनको, ब्रह्मांड खाली। ब्रह्मांड यानी कि उनके घर में कुछ भी नहीं है, इस बात का उनको एहसास हुआ। कब, जब उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने उनकी रुई नोच डाली तकिए की, बाद में उन्हें अलमारी खोल डाली, उसके बाद उन्हें पीपियों को टटोला, उसके बाद गुल्लक तक फोड़ डाली बच्चों की। गुल्लक, गुल्लक यानी कि मटका, जिसमें बच्चे पैसे पैसे जमा करते हैं, वो भी फोड़ डाले। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अरण्य कांड यानी के बिखरा हुआ संसार। अरण्य कांड, बिखरा हुआ संसार, कि उन्होंने देख के मेरे घर का अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। मतलब वो जिस जोश से, जिस इससे आए थे कि इस घर में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा और हम इस आदमी को लेकर पकड़ कर लेके जाएंगे और इस पर दावा ठोकेंगे, इस तरह से वे छापा डालने के लिए आए। लेकिन क्या मिला, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो वो क्या बोले कि सब, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। तत्व खाली मतलब तत्विकता, वास्तविकता, स्थिति, यथार्थ था। यानी कि वास्तविक जो है कि उनकी जो गरीबी है वो उनके सामने आ गई। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अरण्य कांड यानी कि अरण्य कांड, बिखरा हुआ संसार, मतलब मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं एक साधारण सा लेखक हूं, मेरे पास क्या हो सकता है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। सर नेक्स्ट। और उनके भी सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। क्या हुआ कि वो उनके जो मन में, उनके जो दिल में एक गुस्सा था उस व्यक्ति के लिए, तो वो गुस्सा उनका धुल गया। और क्या हुआ, उनके मन में करुण रस जाग उठा।
और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। करुण रस, मैंने कहा ना 9 रस होते हैं, तो उनमें से इनका एक करुण रस उनके मन में समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। क्या बोले? ठहरिए। क्योंकि आप जब आए थे तो आपको ऐसा लगा था कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, मेरे पास अनधिकृत का बहुत बड़ा धन जमा हुआ है, ऐसा आपको लगा। तो अनधिकृत का धन मेरे पास आपको मिला? नहीं मिला। आपने कितना मुझसे गुस्सा किया, कितना झुंझला कर बातें की, आपने मेरा कितना अपमान किया। आपने मेरा सबसे बड़ा यह अपमान किया कि आप मेरे घर में मेरे आदेश के बगैर अंदर आ गए। आपने मेरा ये बहुत बड़ा अपमान किया। लेकिन आप पुलिस वाले हैं और आपको पुलिसों का आदेश है, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आपका मैंने आदर सम्मान किया। और अब अभी आपको मेरे घर में कुछ नहीं मिला। आपने छापा डालने के लिए आप आए, आपको मेरे घर में कुछ मिला? नहीं मिला। और अभी आप जा रहे हो, तो आप मत जाओ, आप मेरी पूरी बात सुनकर जाना है। बैठिए। तो उनको वो बिठाते हैं, बोलते कि मेरे घर में आपको कि आप बैठिए, बिराजिए, तशरीफ रखिए, बैठने के लिए भी मेरे घर में जगह नहीं है। और आप किसी की बात सुनकर आपने क्या किया है? मेरे घर आए हैं। तो कभी भी किसी दूसरे की बात सुनकर किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। यह इस पाठ से हमें संदेश मिलता है। किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यह हमें संदेश मिलता है। हम पर कितनी भी बुरी आफत आ जाए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए, हमें अपने पर खुद पर विश्वास होना चाहिए, यह हमें संदेश मिलता है। ठीक है? तो इस जमाने में हमको जीना है और अपने बलबूते पर जीना है, अपने सोच विचार से जीना है। और इस दुनिया में, इस समाज में जैसे लोग जी रहे हैं, उनके साथ हमको चलना है, उनके साथ हमको जीना है। देखिए कैसे जीना है। लेखक बोलते हैं, और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। दया आई उनको। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत धुनिए मतलब हम बोलते हैं ना, ये मेरा दिमाग मत चाट, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे गुस्सा मत दिला, ऐसा बोलते हैं ना हम। उस तरह से लेखक बोलते हैं, सिर मत धुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? क्या बोले लेखक? अगर आप छापा मारने के लिए आए, अगर मेरे घर में कुछ होता तो आप लेकर जाते। अगर मेरे घर में अगर कुछ नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। क्या करते हैं? उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। ऐसी गरीबी की परिस्थिति है ये लेखक की। ओम प्रकाश आदित्य जी की इतनी गरीबी की परिस्थिति थी, तो वे बोले कि जिनके घर में सोना चांदी है, सब कुछ है, वो आप लेके जाते हो, तख्तो ताज है, आप लेके जाते हो। लेकिन जिसके घर में
कुछ भी नहीं है, उनका आप क्यों नहीं ये करते, कुछ देके क्यों नहीं जाते। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त यानी के लकड़ी का बेंच, लकड़ी का कप, ये जैसे बोलते हैं ना, चौकी, चौकी जैसे बैठने के लिए, वैसे हम लोग उसको बेड भी बोलते हैं या तो सोफा सेट बोलते हैं, उस तरह से। तो क्या बोलते हैं लेखक कि उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। ये जो पाठ है, गौरी बैठी छत पर, इस पुस्तक से लिया गया है ये जो कविता है वो। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से ये कविता पढ़ते हैं। आप उस लाइन पर अपनी उंगली रखिए और ध्यान से देखिए। फिर से मैं ये कविता पढ़ती हूँ। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, हैरान होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। नोट यानी के रुपये, पैसे, और परीक्षा के नोट्स वो अलग है। यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, परीक्षा के 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। वे लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरी मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक फोड़ डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय से रौद्र की जगह करुण रस आ गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। फिर उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, जब अब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग है और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनको यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। इस तरह से अपनी गरीबी का बखान बयान करते हैं। कौन? ओम प्रकाश आदित्य जी। तो जो छापा डालने वाले लोग हैं, छापा डालते हैं, तो उनको बहुत दुख है कि जो अमीर लोग हैं, जो अनधिकृत धन से धन कमाते हैं, उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन जो हमारे जैसे गरीब है और इनको कोई गलत सूचना देता है, तो ये हमारे घर बेखौफ आते हैं, घुस जाते हैं घर में और क्या करते हैं, घुसकर हमारी इज्जत के चिथड़े उड़ाते हैं। तो इसलिए लेखक को अपनी गरीबी पर दुख है कि ऐसा धन जो मैंने कमाया है वो किस काम का, इस तरह से उनको बुरा लगता है। आशा करती हूँ मैं ये आपको कविता समझ में आई होगी। आप ये कविता जरा अच्छे से 2-3 बार और पढ़िए और इसमें 2 प्रश्न आपको आएंगे कि कवि ने छापा मारो से क्या मांगा, और दूसरा प्रश्न एक है कि घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां लिखिए। ये 2 ही प्रश्न आप अच्छे से याद कीजिए। आपको परीक्षा में 4 गुण, 4 अंक
मिल जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।